बच्चों वर्क और एनर्जी पूरे 11th और 12th के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो वर्क है ना, उसको हम थियोरिटिकली फॉर्मूलों के जरिए, लॉज के जरिए पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकली उसको दिल से फील नहीं कर पाते हैं कि फिजिक्स का वर्क एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप समझ जाएंगे। मान लें कि कोई एक ब्लॉक है m मास का, तो आप जानते हैं कि किसी भी m मास के ब्लॉक पे हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होता है, जानते हैं आप ये। अब इस ब्लॉक को ना हम ऊपर ले जाते हैं, मान ले h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, तो आपसे पूछा गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ये जो फोर्स लग रहा है इसने कितना वर्क किया। तो बच्चों में भी आप जानते हो, अगर आप नहीं भी जानते हो तो आगे चल के हम इसको देखेंगे, ये आएगा -mgh। ठीक है, चलिए सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। अब की बार m मास का ब्लॉक जिस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा होगा, उसको हम नीचे लेके आते हैं h हाइट। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो होता है mgh। ठीक है, आगे चल के देखेंगे, आप टेंशन ना लें। एक तीसरा सिचुएशन लेते हैं, m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ mg ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन अब की बार हमने डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कराया। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में था, एक को ऊपर लेके जाया गया था और एक को हम नीचे लेके आए थे, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और बच्चों इस केस में जो वर्क डन आता है वो 0 आता है। ठीक है? अब एक बात बताएं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर इस फोर्स की क्या गलती है? यहाँ भी फोर्स नीचे की तरफ mg लग रहा है, लेकिन इसकी क्या गलती है कि इसके वर्क को आपने नेगेटिव ले लिया है? इसने कौन सा बहुत अच्छा काम कर दिया कि इसके वर्क को आपने पॉजिटिव लिया है? और इसकी क्या गलती है कि इसके वर्क को आप ले ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुमने 0 वर्क किया है। बात समझ रहे हैं? तो जनरली जब कभी भी आप ये सवाल किसी टीचर से पूछेंगे ना, तो वो आपको वर्क का फॉर्मूला चिपका देगा। वो बोल देगा कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो F.S होता है। ठीक है, F.S का मतलब होता है Fs cos थीटा। आप फॉर्मूले पे पुट कर लें, ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पुट करके देखते हैं। ठीक है, F का मतलब क्या हुआ भाई? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? तो mg है। S का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? तो h है, तो h लिखा हमने। उसके बाद cos और थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब यहाँ पे फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, नहीं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो हम लिखने वाले हैं cos 180 डिग्री। और बच्चों आप जानते होंगे कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अगर नहीं जानते होंगे तो आज से भी आप याद कर लें, -1। तो बच्चों माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको -mgh। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना चाहें तो F की जगह पे mg, यहाँ भी फोर्स mg है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड h है, लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, नहीं? तो cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं आप। तो ये हो जाएगा 1, एंड ऑब्वियसली आपको जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा, यानी कि mgh। आई बात समझ में? और इस केस में जब आप निकालेंगे तो फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी h हुआ है, लेकिन यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और सब लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और इस तरीके से आपको वर्क डन मिला 0। चलिए फॉर्मूले पे पुट किया हमने, आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 तो आ गया, लेकिन आप सही बताएं, आप ये फील कर पाए क्या? अरे फॉर्मूले पे पुट करके आंसर लाने में और किसी भी कॉन्सेप्ट को दिल से फील करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप ये फील कर पाए क्या कि क्यों ये नेगेटिव आया, क्यों ये पॉजिटिव आया, क्यों वो 0 आया? बिल्कुल नहीं कर पाए, है ना बच्चों? और जनरली टीचर्स इसको फील कराते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको भी बस इसी बात से मतलब होता है कि किसी तरीके से आप क्वेश्चन से सॉल्व कर लें। तो वो भी आपको फॉर्मूले, लॉज वगैरह बता देंगे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि आप एग्जैक्टली जान पाए कि ये वर्क होता क्या है और क्यों वर्क का यही फॉर्मूला आता है, कहाँ से आया ये। अरे दिल में एक सवाल होगा ना कि अचानक से ये किसी को सपना थोड़े आया था कि वर्क आज के बाद से हम F.S लिखेंगे, इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना। तो चलिए बच्चों, आज हम वही रीजन ढूंढेंगे, इन सारी चीज़ों को दिल से महसूस करेंगे और ये फॉर्मूला खुद से डिराइव करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमको कुछ नहीं पता है वर्क के बारे में, हम बस उतना ही वर्क जानते हैं जितना वर्क हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, है ना? तो उसी से हम देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर पाते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़े फिर।
बच्चों वर्क के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हम थोड़ा वेक्टर्स के दो कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी से रिवाइज कर लें, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये कोई वेक्टर है ना, वेक्टर ए, बीच का एंगल अगर थीटा है, तो अगर हमको इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में तोड़ना होता है तो हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना बच्चों। और ये हुआ आपका वेक्टर का, इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो इसको हमने ए एक्स से दिखा दिया। अब अगर इसका कंपोनेंट आपको वाई डायरेक्शन में तोड़ना है तो आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये रहा इस वेक्टर का, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, इसको ए वाई से दिखा देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ठीक है बच्चों। इसमें आपको इसके बारे में पता है, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये वेक्टर ए है और आपको ये निकालना है। तो कहने का मतलब हाइपोटेनस पता है और आपको बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन जो है वो कॉस देता है, तो आप आराम से लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है ए एक्स और हाइपोटेनस ए है, ए को ऊपर लेके जाएं तो ए एक्स इज इक्वल्स टू मिला ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये निकालना है तो बच्चों आप ये निकाले चाहे ये निकाले, बात तो बराबर ही है ना, बात समझ रहे हैं। अरे अगर ये वाला लेंथ ए वाई है तो ये वाला लेंथ भी तो ए वाई ही होगा, ये वाला लेंथ भी तो ए वाई ही होगा, है ना। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप इसी ट्रायंगल को एक बार फिर से देखें, ठीक है। और आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो साइन देता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए, आप ए को ऊपर लेके चले जाएं। अरे हाइपोटेनस मतलब इसका जो लेंथ है वो ए ही होगा ना, ठीक है। आप ऊपर का ये जो एरो है इसको हटा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाएगा, यानी इसका जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, तो इसीलिए मैंने नीचे में ए लिखा है। आप इसे ए को ऊपर लेके चले जाएं तो ए वाई इज इक्वल्स टू आपको मिलता है ए साइन थीटा। बात समझ आई? तो जो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स टूटते हैं ना, उसमें से एक होता है ए साइन थीटा और एक होता है ए कॉस थीटा, तो ये तो आपको याद होगा ही, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन सा कॉस थीटा के साथ आता है और कौन सा साइन थीटा के साथ आता है। तो आप ऐसे बिल्कुल भी मत याद रखें कि जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो कॉस थीटा के साथ आएगा एंड जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो साइन थीटा के साथ आएगा, गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। इसको ऐसे याद रखा जाता है कि अगर हम थीटा की तरफ घूम रहे हैं तो हम कॉस यूज़ करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं, और अगर हम थीटा से दूर जा रहे हैं तो हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें ध्यान से, जब आपको एक्स कंपोनेंट तोड़ना था इस वेक्टर ए का तो आप थीटा की तरफ घूम रहे थे ना बच्चों, तो इसीलिए हमने जिसका कंपोनेंट तोड़ना है वो तो आपको लिखना ही होगा ना, तो इसीलिए चूंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे थे तो आपने ए के साथ कॉस थीटा लिखा है, थीटा की तरफ तो कॉस थीटा। लेकिन जब आपको वाई कंपोनेंट तोड़ना था तब तो आपको इधर घूमना पड़ेगा ना, नहीं, इस थीटा से दूर जाना पड़ेगा, और जब भी आप थीटा से दूर जाना तो आप साइन थीटा लिखना। इसीलिए वाई कंपोनेंट तोड़ते समय हमने ए साइन थीटा लिखा है, आप इसको याद रखेंगे। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान से सुनो, कंपोनेंट टूटने का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट टूटने का मतलब हुआ कि वापस से अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देना, मतलब इसको और इसको जोड़ दे तो हमको ये मिल जाएगा, है ना बच्चों। क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इन दोनों को जोड़ने से जो आपको वेक्टर मिलेगा वो यही वाला वेक्टर होता है ना बच्चों, इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, ठीक उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको यही वाला मिलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तोड़ेंगे तो हमको ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात, ये कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? आखिर ये कंपोनेंट हम तोड़ते क्यों हैं? तो बच्चों कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है ना कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है और इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। क्लियर है? चलिए जल्दी से हम एक एग्जाम्पल करके देख लें। ये x है, ये y है, ठीक है। ये मान लें कि कोई मान लो कि एक आदमी है, यहाँ से यहाँ चला है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेचारे का, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। नहीं, आपसे पूछा गया कि इस डिस्प्लेसमेंट का x एक्सिस में इफेक्ट कितना है। बात समझ रहे हैं? यानी x कंपोनेंट कितना है, तो उसके लिए आप ये कर लेंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों? यही तो होगा इस डिस्प्लेसमेंट को हम s से दिखा लेते हैं x कंपोनेंट, ठीक है।
चलिए, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका वाई एक्सिस में इफेक्ट कितना है, नहीं, यानी कि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, तो ये वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। सही बात है, सही बात है भाई। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ना, इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ेगा, तो इतना चलना पड़ेगा, और वाई में इतना चलना पड़ेगा। तो इतना चले चाहे इतना चले, बात तो बराबर ही है ना, ये दोनों लेंथ सेम ही तो है ना बच्चों। तो चलिए जल्दी से हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसको तो लिखना होगा ना, यानी 10 मीटर को तो लिखना होगा ना। अब बच्चों हम 30 डिग्री लेके 60 डिग्री लें, 30 लें कि 60 ले, थीटा की जगह पे हम क्या लें, एक काम करते हैं हम दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 30 को लेते हैं। तो जब हम एक्स कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो हम 30 की तरफ घूम रहे हैं, तो 30 के साथ कॉस यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। और बच्चों हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 10 मीटर इंटू √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5√3 मीटर आ जाएगा, इस तरीके से, है ना बच्चों। चलिए इसी को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, हम इस 60 डिग्री को लेके करते हैं। तो बच्चों जब आप एक्स कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, अभी हम एक्स कंपोनेंट ही तोड़ रहे हैं लेकिन 60 डिग्री को लेके एक्स कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, तो 60 से दूर भाग रहे हैं ना, और जिससे दूर भागते हैं उसके साथ हम साइन यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे 10 मीटर साइन और 60 डिग्री, और हम जानते हैं बच्चों की साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, तो यहाँ भी √3/2 ही आया, आंसर 5√3 मीटर ही आया। अरे कॉन्सेप्ट सही है, आंसर भी सेम आएगा। चलिए ठीक उसी तरीके से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन चाहिए, तो आप 60 की तरफ घूम रहे हैं, ये देखें 60 की तरफ, तो 60 के साथ आप यूज करने वाले हैं कॉस, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आया 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। चलिए लगे हाथों थोड़ा 30 के लिए भी देख लें। वाई कंपोनेंट तोड़ते समय आप 30 से दूर जा रहे हैं, और हम जिससे दूर जाते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं साइन, तो हम लिखने वाले हैं साइन 30 डिग्री, और हम सब जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि आंसर आपका 5 मीटर, है ना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आप x में चले 5√3 मीटर, y में चले 5 मीटर, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सही बात है बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये 5√3 और ये 5, अगर आपको यकीन ना होता आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख ले, 10 मीटर आ जाएगा, लगा के देख लें। ये देखें 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना होगा, 5 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो 25, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा, नहीं, अब प्लस 25, अब ये होगा 75 प्लस 25 100, तो ये √100 जो है वो 10 ही तो आएगा, सही तो है। तो ओवरऑल हमको याद क्या रखना है, 2-3 बातें याद रखनी है। ये एक तो ये याद रखना है थीटा की तरफ कॉस, थीटा से दूर साइन। दूसरी बात कि कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट होता है, वेक्टर का उस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। और ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए एक्स एक्सिस में इफेक्ट ज़्यादा आया है। वाई की तरफ थोड़ा कम झुका हुआ है, तो वाई वाला इफेक्ट भी कम आया है। बात समझ रहे हैं बच्चों। आगे बढ़े, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूँ, ये सब मैं मिटा दूँ, एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूँ कंपोनेंट से रिलेटेड, कि 90 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 0 होता है। 90 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का इफेक्ट 0 होता है। बहुत पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। मान लें बच्चों कि ये कोई वेक्टर है A, इसका कंपोनेंट मुझको इस डायरेक्शन में तोड़ना है, तो बताएं इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट तोड़ना है तो कितना घूमना पड़ेगा। अरे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना है ना, मान लें कि ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, वेक्टर पूरी तरीके से y एक्सिस की तरफ, तो कितना घूमना पड़ेगा ये बताएं। 90 डिग्री ना, और हम जितना घूमते हैं या जिस एंगल की तरफ घूमते हैं उसके साथ कॉस यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे इस कंपोनेंट का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिखेंगे a कॉस, और चूंकि हम 90 डिग्री की तरफ घूमे हैं तो कॉस 90 डिग्री। और बच्चों सब लोग जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, आंसर 0 आ गया। याद रखना, पता है इस बात का पता सबसे पहले गलीलियो ने लगाया था, और उस समय तक वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि 90 डिग्री पे किसी भी फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो 0 होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। मान लें कि ये बॉल है, इस बॉल को मैंने छोड़ा नीचे गिरा, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कहाँ लग रहा था, नीचे, नीचे जाने की आज़ादी थी इसके पास, हाँ इसीलिए नीचे जा भी रहा था ये। लेकिन अगर मैंने इस बॉल को यहाँ रख दिया, बात समझ रहे हैं बच्चों, तो अब ये नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसको मूव कराने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसके पास आज़ादी नहीं है, जो कि मैंने अपने हाथ से रोक रखा है। इसके पास आज़ादी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की,
तो फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और 90 डिग्री तक आते आते इसका इफेक्ट हो जा रहा है 0। तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अभी देखा हमने 90 डिग्री पे इफेक्ट 0 हो जाता है। अब जब इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो ये मूव क्यों करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों जैसे ही मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा किया, ये देखा आपने, तो अब ये मूव कर गया। क्यों मूव कर गया? क्योंकि अब ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, 90 से कम हो गया। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आ ही जाएगा और उसी थोड़े बहुत इफेक्ट ने इसको मूव करा दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हल्का सा कंपोनेंट आया था, उसी कंपोनेंट ने इसको मूव करा दिया था। ठीक है बच्चों, याद रखोगे 90 डिग्री पे फोर्स का इफेक्ट कितना होता है? 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, यानी अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच के एंगल का के कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इस चीज को हम प्यार से ए डॉट बी कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को अलोंग विद द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम चाहें तो ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं वर्क के कॉन्सेप्ट पे। बच्चों वर्क के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली फील करने के लिए चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों कि आप आगे चल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, ये आपके घर का एक कमरा है, आपको दिख रहा होगा, ऊपर की छत, नीचे की फर्श, साइड की 2 दीवारें, सामने की दीवार, दीवारों पे खिड़कियां, खिड़कियों पे पर्दे, है ना। ये ट्यूबलाइट है, ये सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन इस कमरे की सबसे खास चीज है ये अलमीरा। ठीक है, इस अलमीरे में आपने अपनी पूरी ब्लैक मनी को सोने की ईंटों में कन्वर्ट करके ला के भर दिया है ना बच्चों। पूरा अलमीरा सोने की ईंटों से भरा हुआ है। अब बच्चों अगर आप इतने अमीर आदमी हैं, ठीक है, तो आपकी पहुंच भी बहुत होगी। हर सरकारी डिपार्टमेंट में आपके अपने लोग होंगे जिसको आप पैसे देते होंगे और वो आपको इंफॉर्मेशन देते होंगे, है ना। और ख़ास तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो एक दिन आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जो आदमी था, उसका कॉल आया कि सर आपके घर अगले दिन छापा पड़ने वाला है ना। उसने डेट दिया कि अगले दिन आपके घर छापा पड़ने वाला है, जितना भी ब्लैक मनी है आप सबको जल्दी से छुपा दें। ठीक है, तो बच्चों आपका सारा ब्लैक मनी तो इसी में है। ठीक है, इसी को आपको छुपाना है। तो आपने ना इसी कमरे में एक सीक्रेट तहखाना, एक सीक्रेट बेसमेंट बना के रखा है। ठीक है, और वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो यहाँ पे है। ये जो 2 टाइल्स है ना, ये जो 2 टाइल्स दिख रही हैं, है ना, यहाँ एक बेसमेंट है। जब आप इस अलमीरे को यहाँ तक लेके चले जाएंगे ना, कोई स्विच होगा इसी कमरे में कहीं पे, नहीं, जैसे उसको दबा देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, अलमीरा को साथ लेके नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर से टाइल वापस आ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि इस कमरे में कुछ है। बात समझ रहे हैं? तो बस आपका मेन काम यही है कि इस अलमीरे को यहाँ से खिसका के यहाँ तक ले जाना। लेकिन जब आप शुरू में अलमीरा खरीद के लेके आए थे, उस समय तो हल्का होगा ना, ये सिर्फ अलमीरे का वजन होगा और पूरी सोने की ईंटें भरी हुई। अब ये बहुत भारी है, तो आपके बस की बात नहीं है कि आप इसको ठेल के ले जाके वहाँ तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो इसके लिए ना आप हर शहर में कुछ मजदूरों का अड्डा होता है, जहाँ वो सुबह खड़े रहते हैं। हम जाके कुछ मजदूर वहाँ से उठा के ले आते हैं। अगर हमारे घर में कुछ काम होता है तो नहीं, हमारे बेतिया में 3 लालटेन चौक पे लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ से आप 4 मजदूरों को पकड़ के लेके आए। अब बस उनका इतना काम था कि इस अलमीरे को ठेल के यहाँ तक पहुँचा दे, बस। नहीं, उसके बाद का काम तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप सुबह 10 बजे उनको लेके आए, उनको आपने काम बता दिया कि यहाँ से ठेल के यहाँ तक लेके आना है, और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, चलिए इतना मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ऑफिस चले गए। ऑब्वियसली यार, बड़े बिजनेसमैन है, आपके लिए टाइम की बहुत कीमत है। आप खड़े होकर उनको ठेलते हुए थोड़े देखेंगे, आप अपना काम करने जाएंगे। और वैसे भी सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही हुआ है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है कमरे में, और कमरे में कुछ और है भी नहीं। ठीक है ना, ताकि आपको किसी तरीके का डर हो, और अलमीरा तो पूरी तरीके से लॉक है। ठीक है, तो आप चले गए काम पे। अब देखो, अब उन मजदूरों ने ना, अब उनमें से जो 3 लोग थे वो किसी पागलखाने से आके वहाँ बैठे हुए थे। आपको पता नहीं चला, आपने मजदूरों की डिमांड की तो वो भी आपके साथ आ गए, आपको ये नहीं पता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि चारों लोग जब इधर से पकड़ के इसको खींच रहे थे ना, तो धक्का हो रहा था। तो उसमें से 3 लोगों ने सोचा, नहीं, उन लोगों ने मिलकर सोचा कि यार इस अलमीरे के 4 फेस हैं, एक फेस इधर, एक फेस इधर सामने, एक फेस उधर पीछे, है ना बच्चों, और एक फेस इधर। ठीक है, अगर मान लें कि हम इसको अलमीरा समझ लें,
इसको अलमीरा समझ ले, ठीक है। तो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और इधर पीछे चौथा फेस। हम 4 लोग हैं तो क्यों नहीं 4 फेसेस पे हम फोर्स लगाने लगे। तो पता है बच्चों, एक मजदूर इधर पकड़ कर अलमीरे को खींचने लगा, इधर खींचने लगा, इधर अलमीरे को ले उधर जाना है लेकिन इधर खींचने लगा। एक मजदूर इधर खींचने लगा, एक मजदूर इधर पीछे खींचने लगा और एक मजदूर इधर सामने खींचने लगा। नहीं, चारों लोग 4 अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लगाने लगे। नहीं, तो एक काम करते हैं, हम 3D से थोड़ा 2D में आते हैं, अपने औकात में आ जाते हैं। तो ये रहा आपका अलमीरा। नहीं, 1 2 3 4 फेस, ठीक है। तो एक मजदूर इधर फोर्स लगाने लगा, मान ले 20 न्यूटन का, एक मजदूर इधर फोर्स लगाने लगा 10 न्यूटन का, एक इधर लगाने लगा 10 न्यूटन का, एक नीचे नहीं, मतलब ये तो चारों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल ही हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। तो ये 10 न्यूटन, बात समझ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इधर सामने 10 न्यूटन, पीछे 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, है ना, और इधर की तरफ 20 न्यूटन। बात समझ रहे हैं। ऑब्वियसली यार ये तीनों पागल लोग थे, ठीक है। आप बताएं कि काम होगा कि नहीं, क्या ये अलमीरा खिसक के उधर जाएगा कि नहीं। और ऑब्वियसली अलमीरे को खिसक के कितना जाना है बच्चों, तो 10 मीटर आपको लेके जाना है, यहाँ तक लेके आना है। आप जल्दी से बताएं ये जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ना, ये कम फोर्स लगा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो जो नेट फोर्स इस पे आएगा, आप जानते हैं कि वो इस डायरेक्शन में आएगा 10 न्यूटन का, क्योंकि ये दोनों लोग तो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर ले रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो अलमीरा इधर या इधर तो नहीं जाने वाला है। नहीं, अलमीरा ऑब्वियसली मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आई बात समझ में। 20 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा ना। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो ये अलमीरा खिसका, धीरे धीरे खिसक रहा था। ये अलग बात है कि चारों लोग अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते ना तो थोड़ा तेजी से खिसकता, लेकिन अभी धीरे धीरे खिसकते और मान लें कि 5 बजे जब वापस आप अपने ऑफिस से लौट के घर आए तो आपने देखा कि आपका काम हो चुका है। बात समझ आई। अब बच्चों ये लोग अपनी मजदूरी मांगने आपके पास आएंगे और आप सीसीटीवी कैमरे से सब देख रहे थे ऑफिस में बैठे हुए कि कौन किधर फोर्स लगा रहा है। नहीं, तो सबसे पहले ये आएगा आपसे मजदूरी मांगने। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ है। ये आएगा मजदूरी मांगने कि सर बहुत मेहनत करना पड़ा, अब प्लीज़ मजदूरी दे दीजिए, हम लोग घर जाएं ना, ठीक है। तो बच्चों आप बताएं, आप उसको मजदूरी देंगे क्या? आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मैं आपको बताता हूँ। आप उससे बोलेंगे कि कई साल पहले एक बार एक शिवम सर ने हमको बताया था कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे जो इफेक्ट होता है वो 0 होता है। अभी देखा था बच्चों हमने थोड़ी देर पहले कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। नहीं, तो तुमने जो फोर्स लगाया है ना वो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी तुम्हारे फोर्स का कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आया है। 90 डिग्री पे इफेक्ट 0 आ जाता है, यानी तुम्हारे फोर्स का कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में आया ही नहीं है। यानी इस डिस्प्लेसमेंट में, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स का कोई रोल नहीं है। जब इफेक्ट ही नहीं है इस डायरेक्शन में तो कोई रोल ही नहीं है। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे लिए कोई वर्क नहीं किया है। आप सही बताएं बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आप फील करके बताएं, उसमें इसका कोई योगदान है क्या? ये दोनों नहीं भी होते ना तब भी उतना ही और वैसे ही वर्क डन होता है। इन दोनों ने वर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला है। बात समझ रहे हैं। ये दोनों कर क्या रहे हैं? तो बस एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो चूंकि इसका कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आया है, इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। अब जब डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का रोल ही नहीं है तो वर्क कहां से हुआ? अब बात समझ रहे हैं। आप उसको भगा देंगे, आप बोलेंगे चलो भागो यहां से जल्दी, तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स का कोई इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट में नहीं आया है, तो इसीलिए तुमने मेरे लिए कोई वर्क नहीं किया, भागो यहां से, है ना बच्चों। तो एक चीज़ तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकली फील हुआ कि क्यों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे हो तो वर्क 0 होता है ना बच्चों। और ये तो आपसे मांगने भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बेचारा सुन रहा था कि आप इससे क्या बात कर रहे हैं, तो इसको पता है कि इसने भी वही गलती की है जो इसने की है, यानी इसके और इसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो 0 है। तो देखो ये हमने फॉर्मूले से नहीं देखा है, ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। बात समझ रहे हैं। अब चलिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास कि सर मुझको तो दे दीजिए,
क्योंकि मैंने तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। हाँ, इकलौता ये ऐसा इंसान है जिससे आप खुश हैं और इसी की वजह से काम भी हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इसको पैसा देंगे। तो पैसा आप किस आधार पे देंगे बच्चों? काम के आधार पे, वर्क के आधार पे। तो आपने सोचा कि वर्क को हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है, क्योंकि बच्चों आप वर्क पहले आज तक आपने वर्क का नाम सुना ही नहीं था, ठीक है ना। बस आपने वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना सीखा था, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप बिजनेस में लग गए थे, ठीक है। चलिए इतना मान के चलते हैं। तो कोई आप वर्क का फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ये सब होता है, ठीक है। तो आपने सोचना शुरू किया कि वर्क आखिर हम किस आधार पे देखें, ठीक है। तो वर्क का मतलब होता है बच्चों मेहनत, यही सोचेंगे आप, वेरी गुड। तो आप सोचेंगे कि कोई भी इंसान जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उतना ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उतना ही ज़्यादा वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली बच्चों एक बात बताएं, मान लें एक छोटी सी कुर्सी है, छोटा सा चेयर है, इसको खींच के लेके आना है और एक बड़े से अलमीरे को खींच के लेके आना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हुआ है। लेकिन बच्चों क्या आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत इसमें लगी है उतनी ही मेहनत इसमें भी लगी है? नहीं, इसमें ज़्यादा मेहनत लगी है। क्यों? क्योंकि इसको खींचने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा। तो एक चीज़ तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। नहीं तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क। एक चीज़ तो आप प्रैक्टिकली समझ गए, इसका मतलब आप ये भी समझ गए कि वर्क जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होना चाहिए। नहीं, जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा मेहनत, उतना ज़्यादा वर्क। अब चलें, वर्क एक और बात पर डिपेंड करेगा, किस पे? तो डिस्प्लेसमेंट पे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि एक आदमी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कराया 10 मीटर, ठीक है, और एक दूसरे आदमी ने उसी अलमीरे को 20 मीटर मान ले डिस्प्लेस कराया। आपको क्या लगता है दोनों ने सेम मेहनत की है क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप बोलेंगे कि सर इसने डबल मेहनत किया है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट कराया है ना। नहीं, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा दूर लेके जाएंगे आप उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, यानी उतना ज़्यादा आप वर्क करेंगे। तो इससे ये पता चला कि वर्क जो होगा ना, वर्क जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो बस यही दो चीज़ें यहाँ फैक्टर है, फोर्स लगाना, डिस्प्लेसमेंट कराना, ठीक है। तो इन दोनों को आप मिलाएं तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है बच्चों, हटाएंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी तो लगाना होता है, आपको पता होगा। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा Fs। और एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमेशा 1 लिया जाता है। ये हम कई बार देखेंगे। हम न्यूटन सेकंड लॉ में जब हम F = ma निकाल रहे थे उस समय भी देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करते हुए भी देखेंगे और भी कई बार देखेंगे। तो आज आप पहली बार वर्क के बारे में जान रहे हैं, पहली बार आप वर्क का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो k की जगह पे आप 1 लेंगे, ये लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने खुद से इस सिचुएशन के लिए वर्क का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने इससे पूछा कि चल भाई बता तूने कितना फोर्स लगाया, तो ये बोलेगा कि सर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा, तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो ये बोलेगा कि सर मैंने तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, मिला जुला के ये 200, और वर्क का जूल होता है तो चलिए फिलहाल जूल लिख लेते हैं, 200 जूल वर्क किया इसने। तो आप इसको पैसा दे देंगे 1 रुपीज़ पर जूल के हिसाब से 200 रुपया, ठीक है। आपने इसको कितना दे दिया जल्दी बताएं, इसको कितना दे दिया? तो आपने इसको 200 रुपये दे दिए, ठीक है। ये बेचारा खुशी खुशी चला गया। अब आएगा ये आएगा, है ना, और आपका जो दिमाग है इसके ऊपर बहुत ख़राब होगा, क्योंकि देखो इन दोनों ने तो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने आप कोई वर्क नहीं किया, कोई आपने पैसा भी नहीं दिया, तो इन दोनों पे उतना ज़्यादा दिमाग खराब नहीं होगा, लेकिन इस पे तो बहुत दिमाग खराब होगा। क्यों दिमाग खराब होगा? क्योंकि ये काम बिगाड़ रहा था, ये कहाँ आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था और ये इसको पीछे खींच रहा था। बात समझ रहे हैं? तो पहले तो ये आएगा तो जो मन करेगा पहले 2-4 झापड़ आप उसको दे सकते हैं, अगर मान लें कि ज़्यादा दिमाग खराब है, ठीक है। उसके बाद आप इसे बोलेंगे कि अच्छा रुको, बताओ तुमने कितना फोर्स लगाया,
तो ये बोलेगा कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। तो चलिए ये रहा 10 न्यूटन। बताओ तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, बोलेगा कि मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया ना, तो उस हिसाब से बताएं तो थोड़ा वर्क कितना आ रहा है, तो 100 जूल का आ रहा है। तो क्या लगता है बच्चों, आप इसको 100 रुपया दे देंगे क्या? थोड़ा सोच के बताएं तो 100 रुपया दे देंगे क्या? हैं? नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे? नहीं, आप इससे 100 रुपया ले लेंगे, आप इससे 100 रुपया मांगेंगे, और आप बताएं कि क्यों मांगेंगे। अगर आपको पता चल गया होगा, अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके लिखें, मैं समझ लूँगा आपने ईमानदारी से लिखा है, ठीक है। आप बताएं कि आप इससे 100 रुपया क्यों छीन लेंगे, क्यों मांग लेंगे। ऐसा थोड़े है कि काम बिगाड़ा है, तो चलो काम बिगाड़ा है तो आपने उसको 2-4 झापड़ लगाया तो था ही, डांटा तो आपने था ही, फिर भी इस गरीब से 100 रुपया आप मांगेंगे क्यों? ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, है ना बच्चों, आप इसीलिए इससे 100 रुपया मांगेंगे ना, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता तो इसको सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ता। अरे इसके होने की वजह से ना इसको 20 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, और वैसे भी नेट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन ही आ रहा है। तो अगर ये नहीं होता तो ये सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाता ना, तब भी उतने ही देर में उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होता। बात समझ रहे हैं? और अगर इसने सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो आपको इसको कितना पैसा देना पड़ा होता? 100 रुपया ही देते ना आप, लेकिन इसकी वजह से इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, जिसकी वजह से आपको इसको 200 रुपया देना पड़ा, यानी 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा इसकी वजह से। तो इसीलिए आप इससे 100 रुपया मांगेंगे कि रे तुम्हारी वजह से मैंने उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, चल निकाल 100 रुपये। एंड ऑब्वियसली आप इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं तो एक एक रुपया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ रहे हो? और इतना बड़ा बिजनेसमैन आप गरीबों का खून चूस के ही बने होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसे 100 रुपया छीन लें, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा। हम अगर अब हमसे कोई पूछेगा, बाहर हम गए तो हमसे किसी ने पूछा कि इसने आपके लिए कैसा वर्क किया, तो आप बोलेंगे यार इसने कोई वर्क नहीं किया, उसको तो मैंने ऐसे ही भगा दिया। इसने कैसा वर्क किया, तो ऑब्वियसली बोलेंगे हाँ वो उसने बहुत अच्छा वर्क किया, इसने हमारे लिए पॉजिटिव वर्क किया। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है ऑब्वियसली हम कहते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ, तो हमारा डिजायर्ड वर्क हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसने मेरे लिए पॉजिटिव, इसने भी वर्क किया है आपके लिए, लेकिन कैसा वर्क किया है? नेगेटिव वर्क किया है। हमारे साथ जब भी कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे साथ नेगेटिव हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि आपने इसे छीना है ना 100 रुपया, मतलब -100 रुपीज़ इसकी संपत्ति हो गई ना। आपने इसको 200 दिया है, यानी इसकी संपत्ति में प्लस 200 का चेंज हुआ है। अरे बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसने आपके लिए प्लस 200 वर्क किया है, लेकिन आपने इससे 100 रुपया छीन लिया, यानी इसकी संपत्ति में 100 रुपये की कमी हो गई है, -100 रुपीज़ का चेंज आया है इसकी संपत्ति में। क्यों? क्योंकि इसने आपके लिए नेगेटिव वर्क किया है। जब आपने इसको पैसा नेगेटिव में दिया, छीन लेने का मतलब हम नेगेटिव में दे रहे हैं उसको, तो वर्क इसने आपके लिए नेगेटिव किया है। बात समझ आई? तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हमको प्रैक्टिकली बिना किसी फॉर्मूले के ये महसूस हुआ कि कैसे ये हमारे लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये दोनों जीरो वर्क कर रहे हैं। तो आज के बाद से अगर हम चाहें तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होगा, एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा फील हुआ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है ना बच्चों? तो अगर आपको फील हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और अगर फील नहीं हुआ तो डिसलाइक करें, वीडियो को बंद करें और जाएं यहाँ से। थैंक यू आपका, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप महसूस कर चुके होंगे। चलिए अब हम देखते हैं ना कि वर्क का ये जो फॉर्मूला आता है, वर्क का ये जो फॉर्मूला आता है F.S, ये कहाँ से आता है, ये क्यों आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लें बच्चों की एक ब्लॉक है, ठीक है, और आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल जीरो। ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लें कि ये आप इसको ले लें,
ठीक है, आप इसको ले लें, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे खींचूं, है ना बच्चों, ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाएं। मान लें कि मैं इसको ऐसे खींचूं तो आप देख रहे होंगे जो फोर्स लग रहा है वो तिरछा लग रहा है ना बच्चों, तिरछा लग रहा है, लेकिन उस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब हमको चाहिए वर्क डन कितना, हमको ये प्रूव करना है, ये हमको पहले से नहीं पता था, अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, हम फोर्स का 2 कंपोनेंट तोड़ते हैं, हम देखते हैं कि फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है और इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, इस डायरेक्शन वाला, चूंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं तो आप कॉस लिखेंगे, आप एफ कॉस थीटा लिखेंगे, और इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट आएगा, थीटा से दूर जा रहे हैं तो आप एफ साइन थीटा लिखेंगे, यानी आपने इसको तोड़ दिया है, अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये टूट चुका है इन 2 कंपोनेंट्स में। तो आप मान के चले कि ये खत्म हो चुका है और इसकी जगह पे ये दोनों फोर्सेस आ गई हैं। अब आप बताएं इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स ये वाला रेस्पॉन्सिबल है क्या? तो नहीं, इसका कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे लग रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है ना, बात समझ रहे बच्चों, और 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, तो इसका कोई भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में इसी फोर्स का इफेक्ट आएगा सिर्फ, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ यही वाला फोर्स है। नहीं तो हम कह सकते हैं ना कि फोर्स जितना ज़्यादा वर्क भी उतना ही ज़्यादा। तो कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स? ऑब्वियसली ये वाला फोर्स, यही तो रेस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं ये जो हमारा वर्क डन होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ कॉस थीटा होगा, जितना ज़्यादा ये वाला फोर्स उतना ज़्यादा वर्क। नहीं, चलिए उसके बाद हम तो ये जान ही चुके हैं कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जितना दूर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा वर्क किया। चलिए अब दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो एफ कॉस थीटा है ना बच्चों, और इंटू एस करके ऐसे आ जाएगा। नहीं, और इसको हटाएंगे तो ऑब्वियसली हम के लगाएंगे, नहीं, और ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं, अरे वर्क को हम पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला हम पहली बार डिराइव करने जा रहे हैं, क्लियर है बच्चों। तो के की जगह पे हम 1 लेंगे ना, तो हम लिख देंगे कि हियर के इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू सिंपल एफ एस कॉस थीटा। और जब कभी भी ऐसा फोटो आपको दिखाई देता है ना, ए बी कॉस थीटा, जिसमें जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो क्या हम उसको प्यार से ए डॉट बी नहीं कहते हैं? अभी तो देखा था हमने, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एफ एस कॉस थीटा, और थीटा क्या है भाई? तो फोर्स, ये देखें फोर्स तो यही था ना, यही तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस, और इस तरीके से बच्चों हमने खुद से प्रूव कर लिया वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस। क्लियर? तो आगे बढ़े बच्चों। अभी हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर थीटा रहे तो वर्क डन एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब हम 3 केस कंसीडर करते हैं। पहला केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, है ना, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट। और आपको याद होगा वो जो 20 न्यूटन लगाने वाला मजदूर था, है ना, उसने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया था, इसीलिए उसका वर्क जो था सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया था और प्लस में आया था, ठीक है बच्चों। तो आप भी याद रखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो आप सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा केस कंसीडर करें जिसमें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी उन 2 लोगों ने, ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था वर्क डन उनका 0 आया था। प्रैक्टिकली भी देख लिया और चलिए अभी हमने थियोरेटिकली भी देख लिया। यहाँ पे तीसरे कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 180, यानी फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो एफ एस एंड कॉस 180 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1,
है ना बच्चों। इसकी जगह पे आप -1 लिखेंगे, तो माइनस को सामने लेके चले आए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, मैं आपको क्या बताऊँ, तीनों का तीनों जो कॉन्सेप्ट है ना, तीनों का तीनों केस जो है एकदम आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, लेकिन प्लस में। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन नेगेटिव। एंड परपेंडिकुलर के केस में, मतलब फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, वर्क डन आ जाएगा आपका 0। बात समझ आई? अच्छा चलिए जल्दी से एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल के रूप में इस क्लास के सबसे शुरू में हमने लिया था, याद है? जब हम ऊपर देख लेते हैं जल्दी से, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ h, तो वर्क डन कितना बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव, और कितना? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, हो गया mgh। याद है पहले केस में -mgh आया था जब हम ऊपर लेके गए थे। दूसरे केस में क्या हुआ था बच्चों? हम नीचे लेके जा रहे थे, तो नीचे ही mg भी लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही नीचे लगता है। बात समझ रहे हैं? किसी चीज़ को आप ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, दाएं लेके जाएं, बाएं लेके जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगता है ना। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और हम भी इसको नीचे ही लेके जा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। और बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन आता है वो पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव आता है। और कितना? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? तो mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना? प्लस में mg है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस केस में बच्चों जब आप इधर लेके जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर, mg नीचे, तो वर्क डन कितना आएगा? ठीक है, तो वर्क डन 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर ही आता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट सबको पता होगा, जूल होता है नहीं, लेकिन इसका जो CGS यूनिट होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन CGS यूनिट के फॉर्म में भी पूछ देता है, तो वो अर्ग होता है। एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷, यानी कि 1 करोड़ अर्ग होता है नहीं। अच्छा, आप ये भी चाहें तो याद रख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर होता है। एक्चुअली न्यूटन मीटर को ही हम प्यार से जूल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस k न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है i माइनस j माइनस 2k मीटर, एंड आपसे वर्क पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S होता है। तो बच्चों जब कभी भी वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म्स में दी होती हैं, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करने तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता हो और डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वेक्टर के जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसके लिए हम सेम टाइप के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कर लें, ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ आ जाएं। देखते हैं, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 3, आई कैप का कोफिशिएंट 1, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें, जे कैप का कोफिशिएंट 4 एंड जे कैप का कोफिशिएंट -1, तो 4 × -1 -4 होगा, तो आप यहाँ -4 लिख लेंगे। के कैप का कोफिशिएंट -1 और के कैप का कोफिशिएंट -2, तो -1 × -2 ये तो +2 हो जाएगा ना, और जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है 5 - 4, तो 1 जूल, यानी कि इस केस में 1 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि, ठीक है, एक ब्लॉक है ना बच्चों, और वो ब्लॉक जब x = 0 पे था, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगा 30 न्यूटन का, है ना, 30 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वो x = 1 मीटर पे पहुंचा ना बच्चों, हो सकता है मान लें कि इसको 3 लोग मिलकर खींच रहे हो, तो हर आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, तो जैसे ही यहाँ पे ये ब्लॉक पहुंचा, एक आदमी ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो भाग गया वहाँ से, अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, तो 2 लोग मिलकर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ये पहुंचा x = 2 मीटर पे, तो एक आदमी और भाग गया इसमें से, अब सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा था नहीं, और
जब ये पहुंचा x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे, ठीक है, तो जो लास्ट वाला इंसान था वो भी छोड़ के भाग गया, यहीं पे ब्लॉक को छोड़ के, ठीक है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 मीटर तक आया है, नहीं। और आपको इस ब्लॉक पे टोटल कितना वर्क हुआ है ये निकालना है, ठीक है बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। वीडियो को पॉज करें, इसको खुद से ट्राई करें पहले, उसके बाद आंसर मैच कराने के लिए मेरे साथ आ जाए, ठीक है। तो देखें हम, चलिए बच्चों, क्या है ना कि सबसे पहले अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने हिस्सों में हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली 3 हिस्सों में हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स कुछ और था, 30 न्यूटन था, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ और था, यहाँ से यहाँ तक कुछ और था। तो आप पूरे सिचुएशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ कुछ और फोर्स, यहाँ कुछ और फोर्स, यहाँ कुछ और फोर्स, तो जब फोर्स बदल गया है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगा। तो तीनों पार्ट्स के वर्क डन को निकाल कर हम जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो नेट वर्क डन के लिए पहले हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम 0 से लेके 1 मीटर तक, फिर वर्क डन फ्रॉम 1 मीटर से 2 मीटर तक, फिर वर्क डन फ्रॉम 2 मीटर से 3 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है। तो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, अरे डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है ना, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 30 न्यूटन, तो आपने लिखा 30 है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना 1, और जो भी आंसर आपका आएगा जूल में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो फोर्स है आपका 20 न्यूटन का एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 1 मीटर का ही हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो ये भी आंसर आपका जूल में ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो फोर्स 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का, आंसर आपका जूल। आप इसको सॉल्व कर लें, 30 + 20 50 एंड प्लस 10 60 जूल का टोटल वर्क हुआ है ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पिछला क्वेश्चन ही है, लेकिन मैंने इसको फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा रेफरेंस इसका भी लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ब्लॉक है जो इनिशियली x = 0 मीटर पे रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है 2x + 2 न्यूटन का, जिसकी वजह से वो मूव करके x = 3 मीटर तक आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपसे इस फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप मुझको ये बताएं कि ये जो पुराना क्वेश्चन था इसमें भी डिस्प्लेसमेंट x = 0 मीटर से लेके x = 3 मीटर तक ही हुआ है, ध्यान से देखें तो नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो पुराना क्वेश्चन था ना अपना, इसमें जो फोर्स था वो वेरिएबल था कि कांस्टेंट था, आराम से सोच के बताएं। तो बच्चों फोर्स वेरिएबल था, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 न्यूटन, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 न्यूटन, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन, फोर्स बदल गया है, नहीं मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर यहाँ पे अचानक से बदल गया ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो फोर्स कांस्टेंट थोड़े रहा है, बात समझ रहे हैं। कुछ इंटरवल्स में कांस्टेंट है, इस इंटरवल में कांस्टेंट है, फिर इस इंटरवल में कांस्टेंट है, फिर इस इंटरवल में कांस्टेंट है। ओवरऑल तो वेरिएबल होगा ना, बात समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताएं तो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वेरिएबल है ही, क्योंकि x का टर्म है, यानी अलग अलग x पे अलग अलग फोर्स आएगा। x = 0 पे आप यहाँ पे 0 रख दे तो फोर्स 2 न्यूटन, x = 1 पे फोर्स 4 न्यूटन, x = 3 पे अगर देखें तो फोर्स जो आएगा वो मतलब 8 न्यूटन का आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी फोर्स वेरिएबल है। तो बच्चों यहाँ हमने वर्क निकालने के लिए क्या किया, हमने देखा कि टोटल कितने डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं, नहीं तो हमको 3 टाइप के फोर्स दिखे। एक हमको देखा 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसीलिए हमने पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से वहाँ तक। यहाँ पे बताएं कि कितने टाइप के आपको फोर्स मिल रहे हैं, कितने टाइप के अलग अलग फोर्स मिल रहे हैं, सोच के बताएं। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट टाइप के फोर्सेस मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि x = 0 पे फोर्स कुछ और होगा, नहीं x = 0.1 पे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, आप यहाँ 0.1 रख देंगे तो फोर्स कुछ और हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, 0.2 पे कुछ और, 0.3 पे कुछ और, 0.001 पे कुछ और, 0.0001 पे कुछ और, यानी x में आप थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे फोर्स बदल जाएगा, जबकि वो काम यहाँ नहीं हो रहा था। x = 0 पे भी 30 था, नहीं x = 0.1 पे भी 30, 0.2 पे भी 30, 0.5 पे भी 30, 0.9 पे भी 30, बात समझ रहे हैं बच्चों।
तो चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट था, इसलिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने टोटल जितनी जो जर्नी हुई है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 तरीके का वॉक निकाला, तीनों को जोड़ दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे फोर्स हर इंस्टेंट पे बदल जा रहा है, तो यहाँ हम कैसे डिवाइड करें? यहाँ डिवाइड करना आसान था 3 हिस्सों में, यहाँ कैसे डिवाइड करें? तो बच्चों हमारी मजबूरी है, हमको इस पूरी जर्नी को ना इनफाइनाइट हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टाइप के फोर्सेज हैं, हर एक्स पे अलग फोर्स, हर एक्स पे अलग फोर्स। तो चलिए हम इस पूरी जर्नी को इनफाइनाइट हिस्से में, पूरे डिस्प्लेसमेंट को इनफाइनाइट हिस्से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को डिनोट करने के लिए हम उसके सामने डी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह देते हैं कि ये dx हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने कहाँ लिया है ये आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, और ये ऑब्वियसली ऐसे ही लिया भी जाता है, x डिस्टेंस पे dx डिस्प्लेसमेंट लिया हमने। नहीं, अब हमारा क्या मकसद होगा भाई? तो हम यहाँ का वर्क निकाल लें, फिर इसके बगल वाले का वर्क, फिर इसके बगल वाले का वर्क, फिर इसके बगल वाले, अरे जो काम यहाँ किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे। जितने भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, नहीं इसके बाद वाले, इसके पहले वाले, सब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में जितने भी वर्क हुए हैं ना, सब वर्क को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। नहीं बच्चों, तो एक काम करते हैं ना, बाकी सब की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले ये वाला वर्क तो निकाल लें। अब डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल है, वर्क भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, तो चलिए इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ वाला, ठीक है। तो क्या करें भाई? तो बच्चों जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन तो इधर ही होगा ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, वर्क पॉजिटिव रहेगा। अभी देखा था हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों आप बताएं फोर्स कितना, यानी x डिस्टेंस पे फोर्स कितना? तो x डिस्टेंस पे फोर्स यहाँ दिया हुआ है 2x + 2, ठीक है। तो फोर्स की जगह पे लिखेंगे 2x + 2। नहीं बच्चों, उसके बाद बताएं जल्दी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो dx, सही है। अब देखें यहाँ का तो छोटा सा वर्क डन हमने निकाल लिया, अब क्या करें भाई? तो अब जितने भी छोटे छोटे वर्क डन है सबको जोड़ना पड़ेगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं चीज़ों को ऐड करने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए। एक इसका यूज़ करते हैं और एक इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ तब करते हैं जब चीज़ें बड़ी हों, फाइनाइट हों। जैसे ये जो वर्क आपको दिख रहे थे, ये बड़े बड़े वर्क थे, तो अगर इनको हमको सिंबल के रूप में लिखना होता ना, तो मैं इसका यूज़ करता। 9th-10th में आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा भी होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ें हैं तो उसको ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्क डन निकला है ऑब्वियसली इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो छोटे छोटे सारे वर्क डन्स को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेट ही तो करेंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पे लिख देंगे। और उसके लिए हम करते क्या है एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, सांप छोड़ेंगे दोनों साइड पे। अब इधर जो वेरिएबल है वो x है, d जिसके साथ लगा होता है वही वेरिएबल होता है। तो x कहाँ से कहाँ तक भाई? तो ऑब्वियसली 0 से लेकर 3 मीटर तक। नहीं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी dx हैं सबको जोड़ना है। तो 0 से लेके 3 मीटर तक। अब बच्चों जिस समय आप 0 पे होंगे उस समय तो आपने कुछ वर्क किया ही नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 0 पे वर्क डन भी 0 होगा। लेकिन जब आप यहाँ पहुँच चुके होंगे, 3 पे पहुँच चुके होंगे, उस समय आप टोटल वर्क भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं W। बात समझ आई बच्चों? 0 से लेके टोटल वर्क डन हमको निकालना है। अब dw का इंटीग्रेशन w। अब इंटीग्रेशन तो बच्चों आपको आना चाहिए, अब वो मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता हो आप जाके इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देख सकते हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन के लेक्चर्स डाले गए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का x² 2 है ना, पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस का साइन दें। 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और बच्चों यहाँ x का पावर 0 छुपा हुआ है, तो 0 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको आना चाहिए। नहीं, फिर ब्रैकेट देके नीचे वाले लिमिट को नीचे, ऊपर वाले लिमिट को आप ऊपर रखें, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इस w की जगह पे, मतलब आपको पता है ना जहाँ जहाँ वेरिएबल होता है पहले ऊपर वाला रखते हैं, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाला रखते हैं। तो w की जगह पे w रखें, माइनस का साइन देके नीचे वाला यानी कि 0 रखें। अब यहाँ जहाँ जहाँ वेरिएबल है यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 3 रखेंगे। तो बच्चों अगर आप 3 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power 9
एंड चलिए लिख ही लेते हैं, 9 प्लस 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब माइनस का साइन दें और जहाँ जहाँ वेरिएबल उसकी जगह पे आप 0 रखें तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन हमको मिला 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15 जूल। बात समझ आई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालेंगे, बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि वर्क के लिए हम 2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F.S वाला, लेकिन ये हम तब यूज़ करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट हो। बात समझ रहे हैं, तब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट था ना बच्चों, इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले लिया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फोर्स कांस्टेंट था, देखें, इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक भी फोर्स कांस्टेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, मतलब ये कब यूज़ करेंगे जल्दी बताएं। इफ़ हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इफ़ फोर्स जो है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट हो एकदम आराम से आप F.S यूज़ कर लेंगे। बट इफ़ F जो है वो वेरिएबल है, फोर्स जो है वो वेरिएबल है, फोर्स लगातार बदल रहा है, जैसे यहाँ पे, तो हम पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। बात समझ रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लिया था हम लोगों ने, छोटा सा वर्क निकालेंगे, निकाला था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये F ही तो है, F.ds ऐसे करके, नहीं, उसका इंटीग्रेशन। तो अगर फोर्स वेरिएबल है ना, तो पहले आप F.ds करके, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेके छोटा सा वर्क डन निकाल लें, और फिर छोटे छोटे सारे वर्क डन को जब आप जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। बात समझ आई, ठीक है, सही है बच्चों। क्या है ना कि आप कहीं भी वर्क पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाएगा, एकदम वर्क का नाम लेते ही आपको बताया जाएगा कि देखो बच्चों याद रखना, वर्क इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, जबकि बच्चों इसको हमने सबसे लास्ट में देखा नहीं। अच्छा, इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, कैसे, तो मतलब ठीक है, मेन फॉर्मूला आप इसी को याद रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट भी रहा ना बच्चों, तो कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ds, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds के इंटीग्रेशन का मतलब होता है s, नहीं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। और वैसे भी इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है सबको जोड़ दे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा भाई। तो यहाँ से हमको मिल जाता है F.s, नहीं मतलब वेरिएबल है तब तो ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हमको F.s मिल जाएगा, ये रहा। तो बच्चों आप याद रखेंगे, बिल्कुल वादा करते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेने की हम सोचेंगे भी नहीं। हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वर्क निकालेंगे, छोटा सा इंटीग्रेट करेंगे, हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ब्लॉक पे F फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। काम करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और एक डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आएगा, तो चूंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं तो आप cos थीटा लिखेंगे, F cos थीटा, और जो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, वो आएगा F sin थीटा। बात समझ आई? हम जानते हैं वर्क जो होता है वो Fs cos थीटा होता है। नहीं, एक काम करते हैं, हम S को अलग लिख लेते हैं और F cos थीटा को अलग लिख लेते हैं, ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस फोटो को ध्यान से देखें और आप मुझको बताएं कि S क्या है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से, ठीक है। और F cos थीटा क्या है? तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। बात समझ आई? तो पता हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क जो होता है ना वो होता है डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप बताएं तो जल्दी, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यही वाला फोर्स लग रहा है ना। तो हम नेट फोर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नेट फोर्स तो F है,
हम उस फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। बात समझ आई? तो हम लिखेंगे फोर्स F है ना इन द डायरेक्शन ऑफ S। बात समझ रहे हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। अब चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट तोड़ते हैं हम फोर्स की तरफ। तो आप जानते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट तोड़ना है तो उस डायरेक्शन पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। बात समझ रहे बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा ना वो इतना बड़ा आएगा, इतना ये आएगा, यही आएगा। ठीक है, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? तो बच्चों आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं ना, यहाँ भी आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं, आप कॉस ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे S कॉस थीटा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट S कॉस थीटा। हाँ, इस मतलब एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमको इसी से मतलब था। चलिए, वर्क जो होता है Fs कॉस थीटा होता है। काम करते हैं, F को अलग लिखते हैं एंड S कॉस थीटा को अलग लिखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? फोर्स इंटू S कॉस थीटा क्या है? S कॉस थीटा क्या है? तो S कॉस थीटा जो है ना, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है। बात समझ रहे हैं? मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, लेकिन अगर हम फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ढूंढे तो कितना हुआ है? तो बस इतना ही हुआ है। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा है ना, F डॉट S, जो कि होता है आपका Fs cos थीटा, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट है। और अगले एग्जाम्पल में हम समझ भी जाएंगे क्यों। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से बताइए, याद रखेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो हम वो फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। बात समझ रहे हैं? नहीं, और अगर हम फोर्स लेना चाह रहे हैं तो हम वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो फोर्स के डायरेक्शन में है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन वाला ही लेंगे हम हमेशा। यहां भी देखें दोनों सेम डायरेक्शन, यहां भी देखें दोनों सेम डायरेक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और उस ब्लॉक को हम कुछ इस तरीके से लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल घुमा के, ऐसे हम यहां तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया। ठीक है, इस पोजीशन को A कहा गया है, इस पोजीशन को B कहा गया है ना बच्चों? अच्छा, इसके अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट आपको भी पता है कि हम कैसे निकालते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं सीधे। तो ये रहा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हैं? ये जो चीज़ है ना, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, है। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये x है। ठीक है, चलिए कुछ और भी बातें देख लेते हैं। कुछ और बातों में हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल है, मतलब ऊपर कितना गया है। तो ये दिया हुआ है आपका z, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब इधर कितना गया है। तो ये दिया हुआ है आपका y, और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आप बताएं। ठीक है, पार्टिकल गया ऐसे है, आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर लें, फिर हम देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो तो बच्चों नीचे mg होता है ना। बात समझ रहे हैं? अब हमको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जिंदगी में कभी भी आपसे वर्क डन निकालने को पूछा जाए तो पहला सवाल आप खुद से यही करेंगे कि हम जिस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, है ना बच्चों, वो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। क्यों ये सवाल हम खुद से करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा ना, तभी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अदरवाइज हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अच्छा है, तो देखते हैं ना बच्चों फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट। तो ये देखें ध्यान से, जब ब्लॉक यहाँ था, है ना, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था। जब ब्लॉक यहाँ जाएगा तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क चाहिए ना, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो नीचे की तरफ mg। जब यहाँ जाएगा ब्लॉक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? नीचे की तरफ mg। जब यहाँ जाएगा ब्लॉक नीचे की तरफ mg। तो फोर्स का ना डायरेक्शन बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसका मतलब हुआ कि फोर्स कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट।
आई बात समझ में? टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। तो लिखते हैं हमने वर्क के लिए क्या पढ़ा है बच्चों? तो एफ डॉट एस पढ़ा है, यानी एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की जगह पे हम रखने वाले हैं, नहीं लिख लेते हैं ना, एफ डॉट एस करके लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एफ एस, है ना, एंड कॉस। एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो आप बताएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ है? 90 प्लस थीटा ना। अरे यार, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 90 प्लस थीटा। तो हम इसको लिखने वाले हैं 90 प्लस थीटा। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स की जगह पे mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x, एंड cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। अब ये ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा है, अगर आपको नहीं पता होगा आप जाके देख लेंगे, नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में हमको ये पढ़ना होता है कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है। इसका एक रूल होता है, आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा आपका माइनस साइन थीटा, सही है। तो इस माइनस साइन को आप बाहर बुला के ले आए, mgx। और बच्चों इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, है ना। आप बताएं साइन थीटा कितना? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस। तो ये साइन थीटा की जगह पे हम लिखने वाले हैं जेड अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एम जी जेड वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको कहते हैं बिना मतलब की मजदूरी करना। ठीक है, प्रॉपर मेथड था ये, हमने सॉल्व किया, आंसर भी आ गया। लेकिन आज के बाद से कभी भी हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था बच्चों, अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम फोर्स ले लेना तो हम सिर्फ उस डिस्प्लेसमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं जो फोर्स के डायरेक्शन में है। अभी देखा था ना हम लोगों ने। या फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें तो हम उस फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो फिलहाल के लिए ना आप फोर्स को पकड़िए, फोर्स को पकड़िए। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं, कितना लग रहा है भाई? तो लिखते हैं mg। फोर्स mg लग रहा है किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। अरे तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही लेंगे, हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखा था बच्चों, अगर हम फोर्स ले लें, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, नहीं। एंड फोर्स अगर वर्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल ही लेंगे। अब बात समझ रहे हैं ना? तो वर्टिकल ही लेंगे। तो हम कितना लिखें? जेड लिखें? नहीं, हमको यहाँ माइनस जेड लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस जेड लिखना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स कहाँ है? नीचे है, और फोर्स को हमने प्लस साइन के साथ ले लिया है। अरे बोलो ना बच्चों, फोर्स को प्लस साइन के साथ तुमने ले लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है ना। तो जब नीचे वाले डायरेक्शन को तुम प्लस मान रहे हो तो ऊपर वाले डायरेक्शन को तो माइनस मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस जेड। समझ में आया? और डायरेक्ट हमको मिल गया माइनस एम जी जेड। बच्चों इतना भी दिमाग नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फोर्स वर्टिकल है ना, वर्टिकल है ना, लिख लो, एक काम करो mg लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल वाला ले लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना, टेंशन मत लो। कितना? जेड है, जेड लिख दिया हमने। अब फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हो, वर्क डन नेगेटिव होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक पार्टिकल को एक धागे से बांध के और ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नचाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो ये आप देख भी रहे होंगे, यहाँ भी स्पीड v, यहाँ भी स्पीड v। अब बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इस धागे में जो टेंशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। आपको पता है ना, धागा टेंशन फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, मतलब टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धागे का लेंथ L है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस टेंशन फोर्स का वर्क बताएं एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन में एंड क्वार्टर रिवॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, टेंशन का वर्क बताना है। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ आ जाएं। तो हो गया, ट्राई कर लिया आपने। चलिए देखते हैं। तो बच्चों मे बी की पहले का आंसर यानी कंप्लीट चक्कर में जो वर्क डन हुआ होगा वो आपका जीरो आया होगा, और आपने ये सोचा होगा कि चूंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए वर्क डन भी जीरो है। बात समझ रहे हैं? चलिए दूसरे वाले में मतलब यहाँ से यहाँ आया है ना, तो आपने सोचा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2L हुआ है, यही सोचा होगा आपने।
तो 12 हुआ है एंड टेंशन टी लग रहा है, तो 12t में भी आपका आया हो, मे बी ये आया हो, ठीक है। तीसरे वाले में अब तीसरे वाले में मान लें कि यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक है, मतलब तीसरे वाले में क्वार्टर रिवॉल्यूशन में यहाँ पहुँचा ना, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने ये डिस्प्लेसमेंट सोचा हो, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये L तो ये √2L, क्योंकि ये आंसर्स आते हैं जब भी हम ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं, तो ये आंसर्स स्टूडेंट्स के आते हैं, तो इसीलिए मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है L पाइथागोरस थ्योरम से ये √2L हो जाएगा, तो √2L × t, नहीं तो मे बी कि आपका आया हो, कुछ और भी आया हो सकता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये वाला आंसर गलत है। ये वाला आंसर सही तो है, लेकिन आपने जो सोचा है ना वो सही नहीं है। आपने यही सोचा है ना कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0, इसीलिए वर्क डन भी 0, यही सोचा है आप लोगों ने। तो ये सोचना थोड़ा सा गलत होता है, ठीक है। क्यों गलत होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हम तभी करेंगे ना, बात समझ रहे हैं, जब फोर्स कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना होगा कि हम जिस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं वो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो जल्दी से आप बताएं कि ये जो आपको टेंशन फोर्स दिख रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे कि सर टेंशन तो कांस्टेंट ही है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, हर जगह टी। लेकिन बच्चों गलत हैं आप, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़े होता है, उसके पास डायरेक्शन भी तो होता है। और अगर आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदल देते हैं ना तो वो वेक्टर बदल जाता है। तो ये टेंशन और ये टेंशन सेम नहीं है, ये टेंशन इधर है, ये टेंशन इधर है। अब बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेंशन हर इंस्टेंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए हम इस टेंशन को वेरिएबल बोलेंगे। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, मैग्नीट्यूड बदल रहा था, तो फोर्स वेरिएबल था। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, फिर से फोर्स वेरिएबल है। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ही नहीं। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं। हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही चल रहा होगा ना बच्चों, देख रहे हैं आप, ऐसे ही चल रहा होगा। मान लीजिए आदमी होता है, ऐसे ही चल रहा होता है, अगला कदम यहीं पे रखेगा ना ये, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बच्चों इसी डायरेक्शन में ना आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही ना आएगा। बात समझ रहे हैं आप? जैसे वेलोसिटी होता क्या है ये बताएं पहले। इतना तो आप कम से कम जानते ही होंगे, वेलोसिटी होता है ds/dt, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी इधर है, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो इधर ही होगा ना बच्चों। अरे बात समझ रहे हैं? अब हम यहाँ पे छोटा सा वर्क निकाल लेते हैं, छोटा सा वर्क निकाल लेते हैं ना। फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं तो dw, ठीक है। तो छोटा सा वर्क कितना होगा, तो लिखते हैं t है ना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ds, और उसके बाद cos 90 डिग्री है ना बच्चों। अरे f cos थीटा होता है, f की जगह पे t लिखा है, s की जगह पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds लिखा, एंड cos दोनों के बीच का एंगल, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री ही तो है, हमने 90 डिग्री कर दिया। अब आप बताएं तो ये जो छोटा सा वर्क डन है वो कितना है, 0। तो यहाँ छोटा सा वर्क डन 0 है। अच्छा बच्चों यहाँ छोटा सा वर्क डन कितना होगा, यहाँ छोटा सा वर्क डन कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल एक बार फिर से 90 डिग्री। अब बताएं, यानी यहाँ भी छोटा सा वर्क डन 0, तो बच्चों यहाँ भी छोटा सा वर्क डन 0, यहाँ भी छोटा सा वर्क डन 0, यहाँ भी छोटा सा वर्क डन 0। तो जब सब छोटे छोटे वर्क डन को, मतलब ये तो 0 आ रहा है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 ही होगा और क्या। अरे 0 0 0 0 0 0 जोड़ देंगे, बात समझ रहे हैं, सब 0 0 0 को जोड़ देंगे तो थोड़े हमको कुछ मिलेगा, घंटा मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब एक कंप्लीट चक्कर में अगर हम हर छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ भी दे तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इसलिए पहले वाले का जो आंसर होगा वो 0 आएगा, दूसरे वाले का आंसर भी बच्चों 0 ही आएगा। 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 0 यहाँ तक 0। तीसरे वाले का आंसर भी 0 ही आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0। समझ में आया? यहाँ तक कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी ढूंढते ना बच्चों, वो भी 0 ही आता।
ठीक है। तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी फोर्स और वेलोसिटी हमेशा से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो नहीं, तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है, किसी भी इंटरवल में ले लें। आप ध्यान से देखें तो फोर्स और वेलोसिटी हर जगह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये थोड़ी देर के बाद जब यहाँ भी पहुँचेगा ना बच्चों, यहाँ भी पहुँचेगा, उस समय भी आप देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर, नहीं, टेंशन इधर लग रहा है एंड वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर है। याद रखोगे, फोर्स और वेलोसिटी अगर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वर्क डन हमेशा जीरो किसी भी इंटरवल में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं बच्चों, यहाँ पे आपको 3 इंक्लाइंड सरफेसेस दिख रही होंगी और तीनों के टॉप पे एक एक ब्लॉक्स को रखा गया है m मास के, ठीक है। और ऑब्वियसली आप छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगा है, क्योंकि ये जो ट्रैक है, ये जो प्लेन दिख रहा है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों नीचे गिरेगा। तो आपको बताना है कि इस पर लगने वाली जो 2 फोर्सेज हैं, यानी नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, इन दोनों के द्वारा वर्क डन कितना हुआ है। बच्चों नॉर्मल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी 2 सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रही होती हैं, दबा रही होती हैं, तो दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। जैसे मान लें कि मैंने इस बोर्ड को ऐसे प्रेस किया, ठीक है, तो मैंने अपने हाथ से इस पर नॉर्मल अंदर की तरफ लगाया है, यानी बोर्ड पे नॉर्मल लग रहा है अंदर की तरफ, तो ये बोर्ड मुझ पे नॉर्मल लगा रहा होगा बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम नॉर्मल फोर्स लगा के ही चीज़ों को दबाते हैं, ठीक है। तो हमको वर्क डन निकालना है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, है ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि यहाँ भी नीचे की तरफ mg, जब ब्लॉक यहाँ आएगा तभी नीचे की तरफ mg, यहाँ आएगा तभी नीचे की तरफ mg, एंड सेम सिचुएशन सब में रहेगा, मतलब कहीं भी ब्लॉक रहे नीचे की तरफ mg ही लगेगा। तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, यानी इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, और इसमें थोड़ा ऐसा लंबा हुआ है। लेकिन बच्चों क्या सही में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या? नहीं, हम सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना जो फोर्स के डायरेक्शन में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो चलिए, फोर्स कितना है बच्चों? फोर्स कितना है? mg, है ना। अब टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट सब में अलग अलग हुआ है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, क्योंकि फोर्स वर्टिकल है ना, और सबका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h ही हुआ है। इसका भी h हुआ है, इसका भी h हुआ है, और इसका भी h हुआ है। तो फोर्स इनटू वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, यानी जो वर्टिकल है, यानी हम h लिखने वाले हैं। और चूंकि बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव रहेगा नहीं, यानी इस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mgh, इसमें भी mgh और इसमें भी mgh, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे आ रहा है। बात समझ रहे हैं? अब हम बात करेंगे बच्चों नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल फोर्स की। तो ध्यान से सुने, नॉर्मल फोर्स जो है ना, तीनों कंडीशंस में हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी जो है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा। बच्चों वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है ना। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं, इस केस में भी यहाँ भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स होगा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड वेलोसिटी होगा इधर। देखे तो जल्दी, इसमें भी बच्चों वही होगा। देखिए जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा ना तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इधर एंड वेलोसिटी हो जाएगा इधर। जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इधर एंड वेलोसिटी रहेगा इधर। देख रहे हैं आप? यानी सिचुएशन यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी ले लो ना, नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अभी अभी आपको मैंने बताया है कि जब फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, वर्क डन हमेशा जीरो होता है। यानी वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स तीनों कंडीशन में जीरो होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, सही है। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बच्चों जितनी भी फोर्सेज हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इन अ कंप्लीट लूप
कंप्लीट लूप का मतलब हुआ बच्चों एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। इज ऑलवेज ज़ीरो, बात समझ आई? मतलब अगर आप जहाँ से चल रहे हैं किसी तरीके से घूम फिर के वही पहुँच जाते हैं ना, तो अगर इस पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो उसके द्वारा किया गया नेट वर्क डन हमेशा ज़ीरो आएगा, आप किसी तरीके से घूम फिर के वापस आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें देख लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव में इनके द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है ना, वो मे और मे नॉट बी ज़ीरो, मतलब जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन इन अ कंप्लीट लूप, एक लूप में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होगा, नहीं। और 12th क्लास के फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस कॉन्सेप्ट का, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट का, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दूसरा वर्क डन, वर्क डन जो होता है ना डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, वो पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है कि आप किधर किधर से गए थे, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल, है ना बच्चों, एंड फाइनल पोजीशन। इसको सिर्फ इस चीज से मतलब रहता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ था और फाइनल पोजीशन कहाँ था, अब कैसे गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को, नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, इसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है ना, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, बात समझ रहे हैं? आपने कौन सा रास्ता चुना है जाने के लिए उस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बात समझ आई? चलिए एक तीसरा बच्चों, एक टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी, आपने नाम सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 10th क्लास में भी सुना होगा, 9th 10th में भी, है ना, और 11th में भी ऑब्वियसली सुना होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही आता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं आता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बात समझ आई? लेकिन इसके लिए ना, इसके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए थर्ड की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नहीं। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नॉट वैलिड, हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वैलिड, बात समझ आई? अब हम लास्ट में देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हम मेनली 4 तरीके के ही कंजर्वेटिव फोर्स को अपने 11th और 12th के सिलेबस में देखते हैं, ठीक है, और यही मेन भी होती हैं। सबसे पहला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम तो सुना ही होगा बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और चौथा जो है वो है अपना मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इसके बारे में हम खूब डिटेल में 11th में पढ़ते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, इसके बारे में हम 12th में पढ़ते हैं, नहीं। तो इसीलिए अब चूंकि 12th में ये दोनों फोर्सेस के बारे में हमको खूब डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए हमको थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानना जरूरी है, और इसीलिए हम देख भी रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके अब इनके अलावा आपको जो फोर्स याद आ जाए, जो फोर्स भी याद आ जाए, सब नॉन कंजर्वेटिव, बात समझ रहे हैं? जैसे मान लें धागा टेंशन फोर्स लगाता है ना बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव। नॉर्मल फोर्स लगता है ना बच्चों, जब कभी भी दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रही होती है, नॉन कंजर्वेटिव। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स का नाम सुना होगा आपने, नॉन कंजर्वेटिव। बच्चों विस्कस फोर्स का नाम सुना होगा, विस्कस फोर्स, जब भी हम किसी चीज़ को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, विस्कस फोर्स होता है। हम लोग जो फोर्स लगाते हैं बच्चों, हम लोग मान लो इसको उठाने के लिए मैंने फोर्स लगा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना, तो वो भी
मस्कुलर फोर्स जो है वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। मतलब इन चारों को छोड़ के बाकी जो भी फोर्स आपको दिख जाए ना, सब नॉन कंजर्वेटिव, सब नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? अब चलिए एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा हम इन चीज़ों को देख लें। ठीक है, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं कैसे वर्क डन इन अ कंप्लीट लूप जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं भी होता है। नहीं, कैसे सिर्फ पाथ पर डिपेंड, सॉरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कैसे ये पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, और पोटेंशियल एनर्जी और का कॉन्सेप्ट जो है वो हम एनर्जी वाले सेक्शन में खूब डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़े तो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल के लिए हम चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छे से फील होता है। ठीक है, तो एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लें शुरू में यहाँ था, उसके बाद उस ब्लॉक को हम कुछ इस तरीके से ऐसे 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 मूव करा के, है ना बच्चों, हम यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको एकदम सीधा मूव करा के, एकदम सीधा सीधा मूव करा के यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सीधा मूव करा के हम यहाँ तक लेके चले जाते हैं। तो आपको इस ब्लॉक का पाथ दिख रहा होगा। इस पोजीशन को ए कह देते हैं, इस पोजीशन को बी कह देते हैं, इस पोजीशन को सी कह देते हैं। ठीक है, चलिए इस ये वाला जो है इसको हम लोग कह देते हैं एक्स, इसको कह देते हैं वाई, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, और ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको जेड कह देते हैं। और चलिए ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम कुछ कह देते हैं, इसको हम एस कह देते हैं। ठीक है, एस कह देते हैं। तो हमको पता करना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब आप बताएं बच्चों, एक लूप तो कंप्लीट हो चुका है ना, अरे हम जहाँ से चल रहे हैं फिर वहीं पहुँच गए हैं। ठीक है, तो नेट वर्क डन जीरो आना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए टू बी कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो देखें, ध्यान से देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है mg है ना बच्चों, आप जहाँ देखेंगे नीचे की तरफ ही mg लग रहा होगा ना, वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो एक बार में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन हम फोर्स में सिर्फ उसी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स चूंकि वर्टिकल है तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे। बच्चों ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, बात समझ रहे ना, हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं तो हमको इस टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ किससे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल में एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो एक्स लिख लेंगे। लेकिन चूंकि फोर्स लग रहा है नीचे और हम लेके गए हैं ऊपर, अरे हम यहाँ से यहाँ लेके गए तो ऊपर लेके गए हैं ना, तो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, लिखा हमने। चलिए प्लस, अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, तो फोर्स कितना बच्चों, mg, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल लेंगे। तो बताएं, जब आप यहाँ से यहाँ तक आए थे तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x ही हुआ था ना, तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, और चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं प्लस। अब देखें, यहाँ से यहाँ गए हैं हम, बात समझ रहे हैं, तो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री हो गया। और बच्चों हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 90 डिग्री वर्क डन जीरो होता है, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, -mgx प्लस mgx, तो जीरो ही तो होगा। प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चों? तो देखो दोनों बातें प्रूफ हो गई, पहली और दूसरी दोनों बातें प्रूफ हो गई। पहली बात तो ये प्रूफ हो गई कि नेट वर्क डन जो है वो कैसे भी घूम फिर के आओ यार, वो हमेशा ही जीरो होगा। और दूसरी बात कि वर्क डन इस पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कभी देखा क्या हमने कि ये कितना है? हमने तो बस ये देखा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। अगर हम ऐसे भी गए होते ना बच्चों, ऐसे भी गए होते, तब भी हम वर्क डन इतना ही लिखते हैं। तो प्रूफ हो गई दोनों बातें। चलिए अब हम उसके पास आते हैं। तो इसके लिए ना हम फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें बच्चों कि ये एक ब्लॉक है, चलिए इस तरीके से दिखा देते हैं। इस ब्लॉक को हम एक सरफेस पर खींच के लेके यहाँ तक आते हैं, तो इस पोजीशन को हमने कहा A और इस पोजीशन को हमने कहा B। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो करना क्या है ना कि आपको पहले यहाँ से यहाँ तक लेके आना है और फिर वापस लेके चले आना है। तो लूप तो कंप्लीट हो ही गया ना, अरे हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ठीक है, और हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स देखना है। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, x है बच्चों, बात समझ रहे हैं? अब ध्यान से मेरी बात सुने, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। आपको जब अगर वर्क डन चाहिए तो आप क्या करेंगे? पहले तो यहाँ से यहाँ गए थे आप, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू
E, फिर वापस आ जाना है। नहीं तो जब आप ऐसे जा रहे थे बच्चों, इधर जा रहे थे, तो इस ब्लॉक में फ्रिक्शन इधर ही लगेगा ना, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। और क्या, हम किसी चीज़ को पकड़ के इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोज करता है, फ्रिक्शन उधर फोर्स लगाएगा, इसको आने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगा इधर। चलिए फ्रिक्शन को ना स्मॉल एफ से दिखाते हैं, दिखा देते हैं। तो इस यात्रा के दौरान कितना वर्क डन हुआ आप मुझको बताएं। फोर्स किधर लगा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, उधर। नहीं, ए से बी के दौरान डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, फोर्स लगा इधर, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में होगा ना, होगा ना बच्चों। चलिए तो नेगेटिव में, और कितना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखा था हम लोगों ने। तो फोर्स कितना है, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। अब हम वापस आते हैं, तो जब बच्चों हम वापस आ रहे होंगे ना, हैं, तब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, क्योंकि अब हम ब्लॉक को इधर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। अब बताएं तो इस यात्रा के दौरान डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है अभी भी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, यानी एक बार फिर से वो वर्क डन नेगेटिव ही होगा। और कितना होगा जल्दी बताएं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है। आंसर आ गया -2fx। जीरो आया क्या बच्चों, जल्दी बताएं। बिल्कुल नहीं, जीरो आया क्या, नहीं आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद भी, देखा आपने, आप जहां से चले थे आप वहीं पहुंच गए हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद भी वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है। नहीं, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। नहीं बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, जरूरी नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी हो। नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ हमने देखा तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो टेंशन वाले केस में देखा था जीरो हो गया था। बात समझ रहे हैं? तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो हमेशा ही जीरो। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये 2x क्या है, 2x क्या है, तो बच्चों 2x इस ब्लॉक के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, x प्लस x। नहीं तो कहीं ना कहीं वर्क डन जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम और दूर से लेके आते हैं, वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाता, मतलब x की वैल्यू बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना कि हम कितना दूर जाके वापस आ रहे हैं। नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। नहीं तो इतना जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। नहीं, और ये कॉन्सेप्ट्स ही थे, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं किया क्योंकि ये कोई प्रॉपर क्लास नहीं है। ऑब्वियसली एक तरीके का रिवीजन है, लेकिन रिवीजन में भी ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखा है, बहुत डीप जाके देखा है ना बच्चों। तो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ये रिवीजन था वर्क का। नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे।